नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों ये है आज का क्योट। स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट यू हैव टू लूज एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव टू गेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। इससे पहले हमने एल्गल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है इस बारे में बात की थी, फ्लैजिला के बारे में भी बात की थी। आज हम वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे और वैक्यूल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स प्लांट सेल्स की स्पेशल कैरेक्टर है। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं और क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं, ये यहाँ पर मान लीजिए एक वैक्यूल है, तो इतनी बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होने के कारण प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी की ओर आ जाता है, परिधि की ओर आ जाता है। जबकि जो हमारी एनुअल सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, इस वजह से उनका न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहता है। इन वैक्यूल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इन्हें फटने से बचाती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्पेशल पॉइंट है। अगर हम बात करें वैक्यूल्स के टाइप की, तो मेनली दो टाइप की वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। एक है सिंपल वैक्यूल जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं, सिकुड़ती हुई वैक्यूल्स भी कहा जाता है। एक्चुअल में इनकी खासियत होती है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस शो करना, यानी कि लगातार एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में यह अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद में वापस से अपने शेप में आती है, फिर दोबारा से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है और ऐसा करके जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये कोशिका से बाहर फेंक देती है। इस प्रकार की वैक्यूल क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर हमारा एक एल्गल सेल का डायग्राम है, 3D डायग्राम। इसमें हम यहाँ पर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को क्लियर देख सकते हैं। एक बार हम पूरी सेल के बारे में क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, ये देख लेते हैं। इस सेल में दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक होती है इनर और एक होती है आउटर। एक तरह से कहें तो सेल की बाउंड्री का फॉर्मेशन करती हैं ये लेयर्स। इनर लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और आउटर लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। इसके अलावा सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में। अगर वैक्यूल छोटी है तो प्लांट्स में दोनों ही प्रकार की वैक्यूल्स पाई जाती हैं, छोटी और बड़ी वैक्यूल्स। इसके अलावा यहां पर वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इनका मेन काम होता है वाटर, फूड या फिर रेसिडुअल, इनका स्टोरेज करना, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका स्टोरेज कर लेना। यहां पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर प्रेजेंट। एल्गल सेल की खासियत होती है कि सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जा सकते हैं। इस बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। इसके अलावा इनके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हमने सिंपल वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें कॉम्प्लेक्स वैक्यूल नाम दिया गया है? तो आपको एक जो स्पेशल चीज है वो याद रखनी है, साइटोफेरिंग्स। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं साइटोफेरिंग्स, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनसे इनका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स कहा गया है। डायनोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में अलग अलग आकार की वैक्यूल्स का ग्रुप पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें गैस वैक्यूल्स के बारे में,
तो देखिए, गैस वैक्यूल्स मेच्योर साइनोफाइसियन सेल का एक स्पेशल कैरेक्टर है। जो साइनोफाइसियन सेल होती है मेच्योर, उसमें गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अब सिंपल सा इसके नाम से हमें पता चल रहा है भाई गैस वैक्यूल है ये, यानी कि इसके अंदर गैस प्रेजेंट होंगी अलग अलग। तो गैस जो है वो किस लिए यहाँ पे प्रेजेंट है? देखिए, साइनोफाइसियन जो मेंबर्स होंगे वो वाटर के अंदर पाए जाएंगे। अब उन्हें तैरने के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए होगा जिससे वो डूबे नहीं पानी के अंदर। तो इन्होंने इवोल्यूशन के साथ में अपने अंदर गैस वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया है, जिनके अंदर गैस भर जाती है और इसकी वजह से ये लगातार पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। प्लांक्टोनिक रूप यानी कि तैरने वाले रूप। साइनोफाइसी के ऐसे जितने भी मेंबर्स जो पानी में तैरते हैं, पानी की सतह पर तैरते हैं, उनमें गैस वैक्यूल्स पाई जाती है जो कि इन्हें उत्प्लावकता प्रदान करती है, यानी कि तैरने का गुण प्रदान करती है। और साथ ही साथ ये तीव्र प्रकाश के खिलाफ एक स्क्रीन के रूप में, एक शील्ड के रूप में काम करती है। जो तेज सनलाइट होती है उससे ये साइनोफाइसी के मेंबर्स को बचाती है। अगर हम पिगमेंट्स के बारे में बात करें कि इनमें कौन कौन से प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं, तो ये जो पिगमेंट्स हैं बहुत ही अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और इस वजह से अलग अलग शैवाल कोशिकाओं का रंग भी अलग अलग होता है। साइनोफाइसी को छोड़कर सभी वर्गों में ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये झिल्ली से बंधे हुए होते हैं, किसी भी अंग की, किसी भी ऑर्गन की झिल्ली से बंधे हुए होते हैं। इन्हें प्लास्टिड कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में वर्णक परिधीय साइटोप्लाज्म में केंद्रित होते हैं, जिन्हें क्रोमोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हमारा साइनोफाइसी। प्लास्टिड्स दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट है क्योंकि ये रंगहीन प्लास्टिड है, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही पाए जाते हैं और इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जिनमें क्लोरोफिल बी की कमी होती है या कम मात्रा में पाया जा रहा है या फिर एब्सेंट है, उन्हें हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस एकदम क्लियर याद रखना है। ऐसे प्लास्टिड जिनमें कोई भी कलर नहीं होता है उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे प्लास्टिड जिनमें कलर होता है उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अगर क्रोमोप्लास्ट में दोनों ही क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अगर मान लीजिए क्लोरोफिल ए बहुत ज्यादा मात्रा में है और क्लोरोफिल बी बहुत कम मात्रा में है तो उसे हम क्रोमेटोफोर कहेंगे। अब अगर हम बात करें क्रोमेटोफोर के टाइप्स के बारे में, तो देखिए अलग अलग क्लास में जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनमें अलग अलग शेप के क्रोमेटोफोर पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कप शेप्ड, तो क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स के अंदर कप शेप्ड क्रोमेटोफोर पाया जाता है। चक्रिक या डिस्कॉइड, ये तो हो गया हमारा कप शेप, कुछ इस प्रकार का। अगर हम बात करें चक्रिक के बारे में तो ये हमारा चक्रिक हो गया। ये पाया जाता है वाउचेरिया, कारा और सेंट्रिक डायटम्स में। अगर हम मेखलाकार की बात करें, एक गर्डल शेप्ड, ये रहा हमारा मेखलाकार, एक गर्डल शेप, तो ये पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। अगर हम बात करें रेटिकुलेट यानी कि जालीदार कुछ इस तरह से, तो वो पाए जाते हैं ऊडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियोन और क्लेडोफोरा में। स्पाइरल क्रोमेटोफोर्स स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रह जाएगा एस और एस। जबकि जो स्टीलेट यानी कि ताराकार क्रोमेटोफोर हैं वो पाए जाते हैं जिग्नीमा में। क्लोरोफिल के बारे में हम बात करें तो शैवालों में 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक प्रकार है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों ही समान रूप में पाए जाते हैं। हालांकि क्लोरोफिल के मेनली 5 प्रकार होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। अब कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए के बारे में।
तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। अब यूनिवर्सल पिगमेंट से यहां पर मतलब है कि ये ऑल एल्गल सेल्स में उपस्थित होता है, यानी कि सभी शैवाल कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। हालांकि सेल बायोलॉजी के अंदर हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, अंगक है। डबल मेम्ब्रेन यानी कि इसमें दो लेयर पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और इस आउटर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ सिक्के नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये रहे हमारे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर्स। ये जो सिक्के नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें नाम दिया जाता है थाइलेकोइड। अब क्लोरोप्लास्ट में ये सिक्के नुमा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जमे हुए रहते हैं और एक स्टैक का फॉर्मेशन करते हैं, गड्डी जिसको हम कहते हैं, नोटों की गड्डी जो होती है उस प्रकार से। तो ये जो स्टैक होता है इसे नाम दिया जाता है ग्रेनम। आपको यहाँ पर डिफरेंस एकदम क्लियर याद रखना है। अगर हम एक सिंगल कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिंगल सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे थाइलेकोइड। और अगर हम सिक्कों के ढेर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ग्रेनम। ये जो ग्रेनम होते हैं, सिक्कों के ढेर होते हैं, ये आपस में विशेष संरचनाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन विशेष संरचनाओं को नाम दिया जाता है लैमिला। क्लोरोप्लास्ट का जो द्रव्य होता है अंदर की ओर, इसे नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल होते हैं, राइबोसोम होते हैं और प्लास्टोग्लोब्यूल्स भी पाई जाती हैं। यह हमारे क्लोरोप्लास्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की है, तो हमें यह देखना भी जरूरी है कि ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमने थाइलेकोइड्स के बारे में बात की थी कि वो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इस थाइलेकोइड के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनको एसेसरी पिगमेंट भी कहा जाता है। जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे तो हम एक डिटेल डायग्राम में इस चीज को समझेंगे। तो जितने भी हमारे क्लोरोफिल्स होते हैं वो यहाँ पर हमारे इस थाइलेकोइड के अंदर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए के बारे में हमने बात की थी, जो कि एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी के बारे में, तो ये क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल सी के बारे में, तो ये फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, ब्रेसिलेरियोफाइसी और क्राइसोफाइसी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में पाई जाती है, जबकि क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी जैसे वाउचेरिया और ट्राइबोनीमा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं कैरोटीन्स के बारे में। देखिए, अभी तक हमने क्लोरोफिल्स के बारे में बात की है। कुछ और दूसरे प्रकार के पिगमेंट भी एल्गल सेल में पाए जाते हैं जो उन्हें रंग प्रदान करते हैं, कलर देते हैं। इनमें आते हैं कैरोटीन। ये कैरोटीन आइसोप्रीन इकाइयों से बने ऑक्सीजन मुक्त एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं। आइसोप्रीन इकाइयां होती हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जिनमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। इन्हें कैरोटीन कहा जाता है। अगर हम बात करें इनके टाइप्स के बारे में, तो सबसे फर्स्ट टाइप है अल्फा कैरोटीन, जो कि क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और रोडोफाइसी में पाया जाता है। अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन की, तो ये एक यूनिवर्सल कैरोटीन है जो कि सभी शैवाल समूह में पाया जाता है, लेकिन अपवाद है इसका क्रिप्टोफाइसी। अगर हम बात करें सी कैरोटीन के बारे में, तो ये क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। ई कैरोटीन बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी इत्यादि में पाया जाता है। एक और प्रकार का हमारा कैरोटीन है यहाँ पर, उसका नाम है फ्लेविसिन। ये यहाँ पर अलग से हो नहीं पाया है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये साइनोफाइसी के अंदर पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि साइनोफाइसी में कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है आपको फ्लेविसिन। अब अगर हम बात करें जेंथोफिल के बारे में, तो ये कैरोटीन अणु में आणविक ऑक्सीजन के समावेश से बनते हैं।
जब हमने कैरोटीन्स के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि ये ऑक्सीजन रहित एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब अगर मान लीजिए किसी कैरोटीन के अंदर ऑक्सीजन की एंट्री हो जाती है तो वो कैरोटीन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ज़ैंथोफिल के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में पाए जाने वाले ज़ैंथोफिल ल्यूटीन, वाइलॉक्सज़ैंथीन और नियोक्सज़ैंथीन हैं। फियोफाइसी का मेन ज़ैंथोफिल वर्णक है फ्यूकोज़ैंथीन, जबकि म्यूकोज़ैंथीन और ऑक्सिलोज़ैंथीन केवल साइनोफाइसी में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें फाइकोबिलीन्स के बारे में, जो कि एक तीसरे प्रकार का पिगमेंट है, तो ये प्रोटीन और पित्त वर्णक का पानी में घुलनशील एक कॉम्प्लेक्स है। यानी कि प्रोटीन और पित्त वर्णक जो होते हैं वो अगर पानी के अंदर घुल जाएं तो फाइकोबिलीन का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पौधों के प्रकाश संश्लेषी उत्तकों में पाए जाते हैं, यानी कि मीजोफिल सेल्स के अंदर इनकी प्रेजेंस होगी। इनके अगर प्रकार के बारे में हम बात करें तो फाइकोइरिथ्रीन जो कि रेड कलर प्रोवाइड करवाता है और रोडोफाइसी में पाया जाता है। फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है और साइनोफाइसी के अंदर पाया जाता है। इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये मेनली प्रकाश का संचय करते हैं, यानी कि जो सनलाइट आती है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसे ये क्लोरोफिल ए की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये भी उठता है। तो हमने जब फोटोसिंथेसिस का वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि मान लीजिए बहुत सारी सनलाइट जो कि क्लोरोफिल ए के ऊपर आ रही है, तो ये जो क्लोरोफिल ए है यहाँ पर इसके जलने का खतरा है, क्योंकि ये हमारा मेन पिगमेंट है तो उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने क्या किया कि हमारे क्लोरोफिल ए से पहले हमने बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट रख दिए यहाँ पर। तो इन एसेसरी पिगमेंट का काम क्या है कि सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये इस सनलाइट को ट्रांसफर कर देंगे हमारे क्लोरोफिल ए की तरफ, कुछ इस तरह से। तो हमारे फाइकोबिलीन्स मेनली यही काम करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।